Is my screen visible? Yes, Is it sir. okay? Fine. So listen it carefully. What is VSWR? Okay. So standing wave ratio, voltage standing wave ratio, VSWR, simultaneously a current wave ratio भी होता है, current standing wave ratio. So both are kind of similar thing. वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो से हम लोग ज्यादा इसको डील करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो क्या होता है बेसिकली, मेरा डायग्राम थोड़ा सा देखो. सपोज मान लो एक सोर्स है. ओके, एक सोर्स है, बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है, या फिर समटाइम्स इसको हम लोग फीडर भी बोलते हैं. इट इज अ ट्रांसमिशन लाइन, एंड लास्ट में जाके हम लोग उसको लोड से मैच करवा रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द जेड. इट इज जेड, दिस इज जेड एस, एंड इसके बाद नीचे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इंपिडेंस है. हम वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो अभी समझ रहे हैं. तो क्या है, डायग्रामेटिकली पहले समझो, फिर थ्योरी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल जाएगा तुम लोगों को. सो सोर्स जो है, सोर्स के थ्रू अगर ये टोटली हम क्या बोल रहे हैं, जेड एल एंड जेड नॉट अगर इक्वल रहेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा पावर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा. दैट मीन्स ये जो सोर्स है, इधर से पावर जाके इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जाके ये लोड एम्पीडेंस में जाके टर्मिनेट हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ से हम लोग का मैक्सिमम पावर मिल जाएगा. कब, व्हेन जेड एल इक्वल्स टू जेड नॉट. ओके, सो इस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा. इस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा. दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑकर्स. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्स ऑकर. ओके, सो इस केस में क्या हो गया कि फीडर और ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड इंपेडेंस लाइन इक्वल्स. इसका जो इंपेडेंस है, दैट मीन्स ये जो जेड नॉट है एंड ये जो जेड एल है, दोनों का इंपेडेंस इक्वल. उस टाइम में नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस. ओके, क्लियर. लेकिन अगर मेरा टर्मिनल अगर शॉर्ट रहेगा, ये मेरा सोर्स हो गया, वही सेम डायग्राम एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू. यहाँ पे मेरा जेड एल है. सॉरी, यहाँ पे जेड एल हम नहीं देंगे, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे. दैट मीन्स सिंपल ये जो वायर है ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में. अब जाके क्या होगा बोलो तो, एज बिकॉज इट इज शॉर्ट सर्किट है ना, एज बिकॉज इट इज शॉर्ट सर्किट, तो उस केस में मेरा जो वोल्टेज है वो कितना होगा, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो. V इक्वल्स टू जीरो. शॉर्ट सर्किट बना दिए. सपोज एक सिंपल वायर है, इसको हम लोग शॉर्ट कर दिए, तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज रहेगा यहाँ पर भी सेम वोल्टेज रहेगा. तो देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप इन बिटवीन दिस टू पार्ट. दैट मींस ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड इंपेडेंस में. लोड इंपेडेंस में कोई, लेट में लोड इंपेडेंस तो है ही नहीं, ये लाइन हम शॉर्ट कर दिए. ओके, क्लियर. सो वोल्टेज इज जीरो हेयर. तो इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है ये टोटल पावर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा. दैट मींस 100% पावर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक है. क्लियर हुआ. सो पहला हम केस कर दिए थे वो, मतलब एकदम इंपिडेंस एकदम पूरा पूरी मैच था. जेडएल नॉट इक्वल्स टू सॉरी जेडएल इक्वल्स टू जेड नॉट के साथ पूरा दोनों इंपिडेंस मैच था. यहाँ पर और यहाँ पर दोनों इंपिडेंस मैच था. तो उस केस में मेरा पूरा पावर ट्रांसफर हो गया. और इस केस में क्या हो गया, टोटल पावर रिफ्लेक्ट बैक हो गया. क्लियर हुआ. सो इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज इज सेम एट द फॉरवर्ड वोल्टेज एट एनी पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. दैट मीन्स एक अगर फॉरवर्ड वोल्टेज अगर कंसीडर करोगे और एक रिफ्लेक्टेड वोल्टेज अगर कंसीडर करोगे, कोई भी पॉइंट ले लो ट्रांसमिशन लाइन का, उस दोनों लाइन में एट ए टाइम दिस विल बी इक्वल. व्हेन, फिर से आई एम टेलिंग,
when there is short circuit in the load terminal, that time total power will be reflected back and we will get the same amount of forward voltage as well as the reverse voltage at any point of transmission line. क्लियर हुआ? आई थिंक बहुत ही हम अच्छा से तुम लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, अच्छा से मतलब ड्राइंग के साथ। आई थिंक क्लियर होना चाहिए कि कब ये रिफ्लेक्ट होता है। एंड इन केस अगर तुम्हारा ये जो सेम डायग्राम बार बार हमको ड्रॉ करना पड़ रहा है, जेडेस एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जेडेल, so when ZL not equals to Z naught, when ZL not equals to Z naught, ठीक है, ZL not equals to Z naught, उस टाइम में क्या हो जाएगा? उस टाइम में कुछ पावर तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। सपोज यू आर प्रोवाइडिंग 100% पावर फ्रॉम द ZS टर्मिनल, देन थ्रू दिस फीडर और ट्रांसमिशन लाइन 100% पावर पास हुआ, लेकिन इस पॉइंट में देखो इसमें दो चीज है, ये ZS एंड Z नॉट के साइड में भी सेम चीज होता है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। दैट मींस ZS एंड Z नॉट का इंपीडेंस अगर अलग अलग है ना, तो ये सोर्स टर्मिनल से भी ट्रांसमिशन लाइन में पूरा पावर एब्सॉर्ब भी मतलब घुसेगा ही नहीं इसके अंदर, जस्ट लाइक ZL एंड Z नॉट। सिमिलरली ये इस दोनों साइड में भी ये इंपीडेंस मैच होना पड़ता है। ओके क्लियर? तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ZS इक्वल टू Z नॉट, देखो हर एक जगह पे Z नॉट इक्वल टू ZL के बारे में बोला जाता है, लेकिन वो Z नॉट इज ऑलरेडी इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू ZS, ये दोनों पहले से ही इक्वल होकर बैठा हुआ है, तभी जाके हम लोग ZL के साथ Z नॉट का कंपैरिजन करते हैं। दैट मीन्स हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जितना पावर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ट्रांसमिशन लाइन में तो कम से कम मेरा फुल मिल रहा है। ओके, इफ इट इज लॉसलेस लाइन, सो उस केस में अगर ZL एंड Z नॉट आर नॉट इक्वल, देन उस केस में कुछ पावर ट्रांसमिट होगा, कुछ पावर ट्रांसमिट होगा एंड कुछ पावर रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जैसा हम 100% का बात में बोल रहे हैं, सपोज 100% तुम दे रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा 60% मान लो डिलीवर हो गया और 40% रिफ्लेक्ट बैक कर गया। ओके, सो इन दैट रिगार्ड तुम्हारा जो फॉरवर्ड वेव रहेगा, वो फॉरवर्ड वेव मतलब इक्वल टू नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा। दैट मींस रिफ्लेक्ट करके भी जो वेव आ रहा है वो भी इक्वल नहीं होगा, बट यस डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रिफ्लेक्टेड वेव। सो रिफ्लेक्टेड वेव हम लोग को मिलेगा, रिफ्लेक्टेड वेव हम लोग को उसी टाइम में मिलेगा जब मेरा ZL एंड Z नॉट दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है। ZL नॉट इक्वल टू Z नॉट, ZL हो गया तुम्हारा लोड कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी लोड इंपेडेंस, एंड Z नॉट हो गया ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो कंडीशन है इस केस में रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर हुआ? सो इन दिस केस we will get some standing मतलब सॉरी स्टैंडिंग वेव्स। सो स्टैंडिंग वेव्स हम लोग किसको बोलेंगे कि द वोल्टेजेस एंड करेंट्स फ्रॉम द फॉरवर्ड एंड रिफ्लेक्टेड पावर। ओके, सो उसी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक अगर एक्सिस तुम अगर मान लोगे तो एक फॉरवर्ड वेव है और एक रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है उल्टा डायरेक्शन में। सो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेव का स्टैंड, जो हम लोग को स्टैंडिंग वेव मिल रहा है, तो उसी को हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। दैट मींस इट इज द रेशियो ऑफ Vmax by Vmin, दैट मींस मैक्सिमम वोल्टेज बाय मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज बाय मिनिमम वोल्टेज। समटाइम्स तुम लोग देखोगे अभी कि जब ये वोल्टेज सेम अगर फेज में अगर आके रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म अगर फॉरवर्ड वेव फॉर्म के साथ सेम फेज में आके उसके साथ अगर टकराता है, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो नॉर्मल वोल्टेज का पहले जो एम्पलीट्यूड था वो उसका डबल हो जाएगा, एकदम पूरा अगर सेम हो जाएगा। तो नया जो मेरा वेव फॉर्म बन जाएगा वो उसका दैट इसी में अगर दिखाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसी में अगर दिखाएंगे, इसी में अगर दिखाएंगे तो वो डबल हो जाएगा वेव्स, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव भी सेम फेज में आके टकरा है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आउट ऑफ फेज अगर आके गिरेगा उस केस में, तो जो अगर मेरा पहले वाला वोल्टेज था उसको भी नलिफाई कर देगा। दैट मींस उस केस में हम लोग को जीरो, ये पर्टिकुलर जो पीक है वो जीरो मिल जाएगा हम लोग का। दैट मींस ये समझ में आ रहा है ना, सिंपल वोल्टेज एडिशन हो रहा है।
जो नॉर्मल मेरा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज में जो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब ट्रेवल हो रहा है। रिफ्लेक्टेड जो है, रिफ्लेक्टेड मतलब जो फिर से मेरा मतलब बैक डायरेक्शन से मतलब जो आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों वोल्टेज का मतलब एक एडिशन हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मान लो जो भी है हो रहा है। तो उस एडिशन के वजह से ये वोल्टेज हम लोगों का कुछ समटाइम्स इसको पीक भी हो सकता है, समटाइम्स छोटा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा फेज में जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कौन सा फेज में एंड कितना मैग्नीट्यूड के साथ रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रहा है। ओके, सो फिर से मतलब जो स्टैंडिंग वेव्स का जो डेफिनेशन है कि द वोल्टेजेस एंड करेंट्स फ्रॉम द फॉरवर्ड एंड रिफ्लेक्टेड पावर सम एंड फ्रॉम स्टैंडिंग वेव्स। सो डेफिनेशंस तुम लोग देख लेना, क्योंकि हमको कंटिन्यू भी करना है, इसी में रहने से तो नहीं होगा। VSWR is the ratio of maximum voltage to the minimum voltage in standing wave can be defined. Okay, so I think the concept is little bit cleared. Now I ask one student, सभी कोई ध्यान से सुनना, ठीक है? शिवानी कुमारी 5028, are you there? No response. Ishita 5011, are you there? Yes, sir. Okay, your voice is also not coming. Hello. Yes. अच्छा, एक चीज हमको बोलो, Yes, सभी sir. कोई, आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. ओके Now. ओके, सो एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि ये जो वोल्टेज रिफ्लेक्ट बैक करके आ रहा है, तो अभी हम वोल्टेज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का बात किए, ठीक है? तो उसमें किस कंडीशन में वी विल गेट द मैक्सिमम वोल्टेज एडिशन? दैट मींस अगर मेरा वोल्टेज x था तो अभी 2x हो जाएगा, है ना? अगर पीक एम्पलीट्यूड अगर सपोज मान लो 5 वोल्ट था, अभी पीक एम्पलीट्यूड 10 एम्पियर 10 वोल्ट हो जाएगा। पहले 5 वोल्ट था, अभी 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ये किस केस में पॉसिबल है? इफ वी ड्रॉ वोल्टेज वेव फ्रॉम, ठीक है, अगर एक सिग्नल है, तो किस कंडीशन में रिफ्लेक्ट बैक होके ये डबल होगा? देयर इज वन एंड ओनली कंडीशन। कौन बोलना चाहेगा? बोल सकते हो। सर रिफ्लेक्ट बैक होके डबल हो जाएगा। हाँ, रिफ्लेक्ट बैक होके डबल हो, हर टाइम डबल नहीं होगा। रिफ्लेक्ट बैक होके एक ही कंडीशन है जिसमें ये सिग्नल टोटली डेवलप हो जाएगा। यस सर। साक्षी कुमारी, आर यू देयर? नो रेस्पॉन्स। डॉली साहू, आर यू देयर? सौरभ प्रसाद, Yes, sir. okay, so can you tell the answer?
बोलो, अगर आता है तो बोलो, नहीं आता है तो भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज सबको आना पड़ेगा ऐसे जरूरी नहीं है। इतना देर से मतलब ये 10 मिनट से 15 मिनट से इसी के ऊपर डिस्कस किया गया है। अगर सिर्फ अटेंडेंस ही देना है देन अटेंडेंस देके तुम लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अटेंडेंस विल बी काउंटेड। लेकिन अगर ऑनलाइन अगर होके अगर रहते हो देन क्यों फिर मोबाइल का बैटरी भी डैमेज कर रहे हो, मोबाइल भी डैमेज कर रहे हो, है ना? कोई दूसरा काम करो, इंटरनेट भी खत्म कर रहे हो। इतना 10-15 मिनट से तो यही बोला गया है। कोई बोल सकते हो या नहीं? एक भी स्टूडेंट नहीं आंसर कर पाएगा। ओके सो मेरा जो क्वेश्चन था कि जब ये मतलब किस कंडीशन में ये वोल्टेज टोटली रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगा, ठीक है? ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जितना हम इनपुट कर रहे हैं तो वो टोटल मेरे पास अगर कोई भी एक फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वो डबल अप किस बेसिस पे होगा? अगर वो फिर से वो रिफ्लेक्ट होके अगर वही अमाउंट वापस आ जा रहा है। क्लियर हुआ? तो इट इज ओनली पॉसिबल, ओनली देयर इज वन कंडीशन कि मेरा जो टर्मिनल है वो एकदम शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है? कोई भी सिग्नल मतलब कोई आउटफ्लो होगा ही नहीं। क्लियर हुआ? एक अगर पाइप है, पाइप की वजह पाइप से तुम एक कुछ पानी दे रहे हो या फिर इस तरह से अगर मानो तो इसमें एकदम टोटली तुम ब्लॉक करके रखे हो। क्लियर हुआ? तो इसमें पानी कुछ बाहर ही नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? ये जो टोटल चीज है ये रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगा। इनकेस पानी के केस में ऐसा नहीं होता है, अगर तुम इधर लाइन के केस में ब्लॉक कर दोगे तो वो और आगे नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स तुम्हारा जो इनपुट है उसके उसको एक ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा और उसमें पानी और आएगा ही नहीं पाइप के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ जब ये करंट के मामले में हम लोग बात कर रहे हैं या फिर कोई भी एक वेव ट्रैवलिंग के केस में, तो जो भी तुम्हारा वेव इस फॉरवर्ड पाथ के थ्रू जा रहा है, अगर सामने लाइन अगर ब्लॉक है तो वो टोटल जो पाथ है, टोटल जो मटेरियल था, दैट मीन्स टोटल जो वेव है, वो टोटल वेव जो है सेम मैग्नीट्यूड में इन फेज, दो टर्म हम बोले सेम मैग्नीट्यूड एंड इन फेज, ठीक है? तब जाके रिफ्लेक्टेड बैक होके तुम्हारा मेन लाइन में आ जाएगा। दैट मीन्स जहां से वो गया था उसी लाइन से वो आ जाएगा, ठीक है? अगर इस लाइन से अगर वो गया था तो इसी लाइन से वो वापस भी आएगा एंड सेम तरह से, ठीक है? ये अगर फॉरवर्ड है तो रिवर्स जैसा जैसा माउस से कर रहे हैं तो सेम इसी के ऊपर से सेम डायरेक्शन में ही वो फिर वापस आएगा। तो इस केस में दोनों को अगर एडिशन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये एडिशन होने के बाद तुमको जो रिजल्टेंट मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो वन एंड ओनली कंडीशन। क्लियर हुआ? तो जिस समय ये तुम्हारा टर्मिनल जो है शॉर्ट हो जाएगा, यही हम पूछ रहे थे। और अगर इनकेस मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, टोटली तो शॉर्ट नहीं रहेगा, कुछ पास होगा कुछ नहीं होगा, इम्पिडेंस थोड़ा सा मिसमैच रहेगा, तो कुछ पास होगा कुछ नहीं होगा, है ना? तो टोटली हमको डेवलप नहीं होगा वोल्टेज। तो जितना मेरा मेन एम्पलीट्यूड था वो डेवलप नहीं होगा। सपोज मान लो पहले 5 वोल्ट था, अभी 6 वोल्ट हो सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन टोटल मतलब रिफ्लेक्ट अगर होता है तभी जाके डबल पॉसिबल है, ठीक है? तो आई थिंक क्लियर हुआ। तो जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन उतना ज्यादा तुम्हारा VSWR का आई मीन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू, है ना? जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, अगर रिफ्लेक्शन अगर होगा ही नहीं, टोटल अगर पास हो गया तो फिर क्या होगा? उस केस में तो कोई रिफ्लेक्शन है ही नहीं। क्लियर हुआ? जो तुम इनपुट दे रहे हो, तुम्हारा लाइन इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि तुम्हारा जेडेल जो है वो लाइन के साथ टोटली मैच्ड है, तो फिर क्या होगा? जेडेल जेड नॉट के साथ अगर टोटली मैच्ड है तो फिर पूरा जो एनर्जी है वो ट्रेवल हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। तो उस केस में तो कोई रिफ्लेक्शन का सवाल ही नहीं। क्लियर हुआ? तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल केस में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन हम लोग को मिलता ही है, क्योंकि एकदम प्रॉपरली मैच करना बहुत ही मुश्किल रहता है। आइडियल केस में वो होता है, प्रैक्टिकल केस में थोड़ा बहुत लॉस हमको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है? सो आई थिंक क्लियर हुआ है। ये बहुत ही कॉमन सेंस है, अगर सुन रहे हो ये चीज मतलब क्या हो रहा है,
फॉरवर्ड पथ डायरेक्शन में कैसा फ्लो हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, तो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम प्रोसीड कर रहे हैं। Defined as the voltage standing wave ratio VSWR, it is defined by S Vmax by Vmin. Obviously mod ले लेना, क्योंकि नेगेटिव हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि as because there are यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस का मामला है, कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बैकवर्ड, मतलब रिफ्लेक्टेड जो है उसका ऑपोजिट, सो हम लोग माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्शंस को नेग्लेक्ट करेंगे, ओनली वी विल डील विद मैग्नीट्यूड। सो इसका जो वैल्यू है 1 एंड मतलब मिनिमम वैल्यू जो है 1 से नीचे आएगा, कभी भी 1 से नीचे नहीं होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, एक अगर हम एक कंडीशन बोलेंगे, सपोज मान लो देयर इज ओपन सर्किट टू टेस्ट योर नॉलेज। ओके, सपोज देयर इज ओपन सर्किट, तो उस केस में Vmax बाय Vmin क्या होगा? ओपन सर्किट के केस में 1 हो जाएगा। ओपन सर्किट के केस में 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पास कोई मान लो जो मेरा यहाँ पे जेडेस, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, और यहाँ पे कुछ है नहीं, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट पे बेसिक क्या कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, करंट 0 हो जाएगा, दैट मीन्स उस केस में क्या हो जाएगा? वोल्टेज मैक्सिमम, ये जानते हो ना, ओपन सर्किट के केस में करंट 0, वोल्टेज मैक्सिमम, एंड जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय में वोल्टेज 0 एंड करंट मैक्सिमम। शॉर्ट सर्किट के केस में पूरा तो फ्लो हो जा रहा है, तो वोल्टेज का कोई डिफरेंस नहीं है, एंड वी विल गेट द मैक्सिमम करंट। लेकिन ओपन सर्किट के केस में जस्ट इसका अपोजिट, करंट इसमें 0 रहता है, ओके, क्योंकि टच नहीं है तो ओपन है, एंड वोल्टेज जो है पूरा का पूरा हम लोग का मिल जाता है, दैट मीन्स पावर इज रिफ्लेक्टेड हियर। ओके, सो इस केस में ओनली ये एक ओपन कंडीशन केस में जो हम लोग का स्टैंडिंग वेव्स अगर देखोगे, तो जो मेरा फॉरवर्ड वेव था, रिफ्लेक्टेड वेव होने के बाद मेरा जो वेव फॉर्म हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि वी विल गेट एंटायर पावर फ्रॉम द, मतलब रिफ्लेक्टेड पावर फ्रॉम द एंड। ओके, एंड अगर परफेक्ट मैच रहेगा, दैट मीन्स अगर जेड एल एंड जेड नॉट अगर एकदम इक्वल हो जाएगा, उस केस में वैल्यू हो जाएगा 1:1, दैट मीन्स Vmax बाई Vmin क्या रेशियो का हो जाएगा? 1/। Is my screen visible? Yes, sir. Okay. 1:1 हो जाएगा उस केस में, बोथ मैच्ड। सो ये जो तुम्हारा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो है, देखो, VSWR describes the voltage standing wave pattern that is present in the transmission line due to path addition and subtraction। जो हम लोग तुम लोगों को बोले थे path addition and phase addition and subtraction, phase के ऊपर बेस करके, of the incident and reflected wave। Hence it also be written as S equals to 1 by rho plus 1 by rho by 1 minus rho। This is also very important formula, 1 plus rho by 1 minus rho। और वहां पे जो हम तुम लोगों को बोले Vmax is to Vmin equals to 1/1:1 हो जाएगा when it is perfectly matched। याद रखोगे कि when it is perfectly matched, impedance of the transmission line and load impedance are perfectly matched, then Vmax is to Vmin equals to हो जाएगा 1:1। ओके, देन कुछ मैथमेटिकल टर्म से या फिर न्यूमेरिकल जब प्रॉब्लम आएगा, उस केस में एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज बेसिकली परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो ईटा इक्वल्स टू पावर डिलीवर्ड एट द
recipient reception end by power sent from the transmission end. That means कितना रिसीव हो रहा है, कितना हम लोग ट्रांसमिट किए थे, into 100. जैसे एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला रहता है नॉर्मली वही चीज है. दैट मीन्स आउटपुट मेन जो क्या होता है, मेन मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, वही सेम चीज. पावर डिलीवर्ड एट द रिसेप्शन एंड पावर transmitted in the transmitted line into 100. Then voltage regulation, percentage voltage regulation, same ही meaning है क्योंकि we are getting this functions or terms or value in percentage. So voltage percentage voltage regulation, sending end voltage minus receiving end voltage, दोनों का बीच दोनों का वोल्टेज का अंतर by sending end voltage. ओके, देन टोटल हम लोग कितना वोल्टेज दिए थे. सपोज हम लोग उसमें सेंडिंग एंड वोल्टेज तुम्हारा था 5. सपोज सेंडिंग एंड वोल्टेज था, अगर मैथमेटिक्स से अगर करेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर था 5 और हम लोग का यहाँ पे अगर वोल्टेज हुआ है सपोज मान लो 3. ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज दैट मींस 5 माइनस 3 बाई 5 इनटू 100%. इस तरह से मतलब ये न्यूमेरिकल या फिर कुछ भी तुम्हारा मान लो मैथ अगर आता है तो उस केस में ये सब फॉर्मूला काम आएगा. लॉसेस ड्यू टू इंपिडेंस मिसमैच, द ट्रांसमिशन लाइन इफ नॉट टर्मिनेटेड विथ अ मैच लोड occurs the losses. These losses are many types such as attenuation loss, reflection loss, transmission loss, return loss. तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि जो अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर मैच नहीं है, कि दोनों ट्रांसमिशन लाइन इंपिडेंस में मिसमैच है, तो फिर क्या क्या लॉस हो सकता है, तो तुम लोग को ये आंसर करना पड़ेगा. एटेन्यूएशन लॉस, रिफ्लेक्शन लॉस, ट्रांसमिशन लॉस, रिटर्न लॉस. धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो इंसर्शन लॉस, ये भी एक इम्पोर्टेंट है. ओके, अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं. एक टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिटर्न लॉस, इंसर्शन लॉस अलग करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्शन लॉस, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न लॉस. तो जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये सब ऑटोमेटिकली तुम लोग को समझ में आ जाएगा. सो एटेन्यूएशन लॉस का एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हिच इज मेजर्ड इन dB 10 log EI by ER. EI means incident energy minus reflected energy by total energy in terms of power. Okay, लिखा हुआ है ऑलरेडी. रिफ्लेक्शन लॉस, जैसा हम बोले ना कि ये सब मतलब जो ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है, कहा गया, ये जो टर्म्स है, एटेन्यूएशन लॉस, रिफ्लेक्शन लॉस, सो इसको मैथमेटिकली इधर तुम लोग को डिस्क्राइब कर दिया गया ऑलरेडी. रिफ्लेक्शन लॉस का फॉर्मूला, एटेन्यूएशन लॉस का फॉर्मूला, सारा कुछ मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर एनर्जी के रिगार्डिंग बात किया गया है. यहाँ पे रिटर्न लॉस के बारे में बातचीत किया गया है. ओके, सो तुम लोग इसको कॉपी में डेफिनेटली नोट डाउन कर लेना. ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, यूट्यूब पे रहेगा, इसको पॉज करोगे और इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लोगे. Okay, so now coming to the stop matching. स्टॉप मैचिंग हम कुछ ड्राइंग किए हैं, उसके थ्रू इसमें भी आएंगे, लेकिन हम एक मेरा नोट से इसमें जाते हैं. सबसे पहले तो एक डिस्कस हम कर लेते हैं कि व्हाई वी नीड स्टॉप मैचिंग, व्हाई वी नीड मैचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड मैचिंग ऑलरेडी बहुत बार करके डिस्कस किया गया है कि व्हाई डू वी नीड मैचिंग, व्हाई डू वी नीड मैचिंग. दैट मींस इंपेडेंस मैचिंग, दैट मींस मैक्सिमम पावर हम लोग को डिलीवर करना. ओके, सो मैक्सिमम पावर तभी जाके डिलीवर हो जाएगा व्हेन ZL कंप्लीटली इक्वल्स टू Z0. क्लियर हो गया. लेकिन इफ that is not equal, there must be some reflection. I am talking about that why this impedance matching is required.
क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाई वी नीड इम्पिडेंस मैचिंग। तो इसका आंसर अभी डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। So when ZL is not equal to Z0, there must have some reflection. Okay, और रिफ्लेक्शन को हम लोग ग्रीक कैपिटल लेटर गामा से डिफाइन करते हैं, कुछ इस टाइप का दिखता है गामा। ओके, सो Z0 का जो डेफिनेशन है, Z0 का क्या डेफिनेशन है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, R प्लस J ओमेगा L बाई G ओमेगा C। लॉसलेस लाइन के लिए ऑलरेडी ये डिस्कस्ड। लॉसलेस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, R0, इसको Z0 को हम लोग उस टाइम में R0 बोलेंगे, रेजिस्टिव रहेगा उस टाइम में ऑलरेडी ओनली एंड रूट ओवर ऑफ L बाई C। R का भी कोई सीन नहीं रहेगा, G का भी कोई सीन नहीं रहेगा, क्योंकि लॉसलेस लाइन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नेचुरल और एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन लेके बातचीत करेंगे। तो एंड उसमें ZL एंड Z0 इक्वल नहीं रहेगा, so some portion will be reflected back from the ZL side. Okay, so some portion will be reflected back from the ZL side. So अगर हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, वही डायग्राम एक ट्रांसमिशन लाइन है बीच में एंड इसमें एक लोड इम्पिडेंस ZL, यहाँ पे ZS, और बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि हम लोग एक बॉक्स के थ्रू Z0 शो कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है कि ZL हम लास्ट क्लास में भी बातचीत किए थे। ये ZL मींस क्या हो जाएगा, आउटपुट, मतलब जो भी हम मेरा आउटपुट डिवाइस है, सपोज तुम एक हॉर्न एंटेना इम्प्लांट किए हो, सपोज तुम एक यागी उडा एंटेना इम्प्लांट किए हो, तो हर एक चीज का एक अलग अलग वाट रहता है, हर एक चीज का एक अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, वही होता है मेरा ZL, आउटपुट लोड इम्पिडेंस। तो जब मेरा डिवाइस का मतलब लोड चेंज हो जाएगा तो मेरा तो मतलब ये ZL चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? दैट मीन्स ZL हम लोग तभी मतलब फिक्स रख पाएंगे जब मेरा वही सेम मटेरियल हम लोग यूज करेंगे। एक वन टाइप ऑफ पर्टिकुलर हॉर्न एंटेना तुम हर बार यूज कर रहे हो लोड एंड पे, एक हॉर्न एंटेना हम डिजाइन किए, तो अगर ये एंटेना हम चेंज कर देंगे लोड एंड साइड से, देन डेफिनेटली मेरा लोड इंपिडेंस चेंज हो जाएगा। तो फिर से मतलब जेट ट्रांसमिशन लाइन का ये, क्योंकि हमको इक्वल करना है, मेरा मेन फोकस क्या है कि हमको चाहिए ZL एंड Z0 को इक्वल करना। ठीक है, क्योंकि लेकिन फिर भी मतलब प्रैक्टिकल केसेस में एकदम 100% इक्वल नहीं होता, तो दैट बिकॉज हम लोग को रिफ्लेक्शन कुछ मिलता है। अगर पूरा एकदम मैच हो जाएगा तो सारा का सारा पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, तो कोई और एक भी मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो। लेकिन आइडियल केस में ऐसा, सॉरी प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता है। आइडियल केस में हम लोग उसको सोल्यूशन उसी तरह से हम लोग मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में मतलब एकदम पूरा 100% मैच करना बहुत ही क्रिटिकल, एकदम 100% सब कुछ सही नहीं है। देयर मस्ट हैव सम रिटर्न लॉस कुछ ना कुछ हम लोग को हो ही जाता है, कुछ ना कुछ मिसमैच के वजह से। ठीक है, तो ये जो मेरा पर्पस है, ये Z0 एंड ZL को हम लोग को इक्वल करना पड़ता है। तो मेनली इम्पिडेंस मतलब मैच हम लोग इसीलिए करवाते हैं ताकि टोटल पावर जो है हम लोग का ट्रांसमिट हो जाए। तो अभी स्टाफ मैचिंग फिर क्या कैसे हम लोग बोलेंगे स्टाफ मैचिंग? जाते हैं एक स्लाइड पे। सोर्स है तो वही बहुत ही हल्का लग रहा है, फिर भी आई थिंक थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है ये मेरा सोर्स है, तो वही डायग्राम फिर से कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0। हाँ, एक चीज हम भूल गए थे, तो उस केस में ना ZL
जेड एल मतलब लोड इम्पिडेंस मतलब चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम लोग एक मैचिंग यूनिट बॉक्स बना लेते हैं, मैच्ड मतलब इनपुट बॉक्स या फिर मैच्ड एक सेक्शन, जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन जो मेरा लाइन है उस ट्रांसमिशन लाइन, अब तुम लोग बताओ ये जो ट्रांसमिशन लाइन, सपोज यू आर यूजिंग अ कोएक्सियल लाइन, हम तुम लोग को बोल रहे हैं नॉर्मली कोएक्सियल लाइन का इनपुट इंपेडेंस होता है 50 ओम। नाउ हाउ कैन यू चेंज दिस 50 ओम? कैन यू चेंज दिस 50 ओम? एक पर्टिकुलरली एक कॉपर वायर या फिर एक कोई भी एक लाइन तुम यूज कर रहे हो, वो एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसका मतलब हम लोग तो बोल रहे हैं मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली कि हम लोग मैच करेंगे, हम लोग जेड नॉट को हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन हाउ? एक वायर है, उसका इम्पिडेंस है, उसका कुछ पर्टिकुलर मटेरियल से उसको बना हुआ है, उसका अगर मान लो कुछ कोर क्लैडिंग है, बीच में डाइलेक्ट्रिक है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो उसको तुम कैसे चेंज कर पाओ प्रैक्टिकली? ओके, सो हम लोग उसको प्रैक्टिकली तो नहीं उसको चेंज कर पाएंगे, बट डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग, वी कैन डू सम एक्स्ट्रा, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कुछ वायर के साथ कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि वो चेंज हो जाए। समझ में आया? सो वही जो चीज है वो हम लोग स्टाफ मैचिंग में देखेंगे। स्टाफ मैचिंग इज अनदर एक ऐसा चीज है, देखो यहाँ पे स्टाफ मैचिंग अगर हम लोग देखेंगे तो सिंगल स्टाफ मैचिंग, ये बेसिकली एक कोएक्सियल लाइन है, कोएक्सियल लाइन है। ओके, देखो ये कोएक्सियल लाइन है, कोएक्सियल लाइन में यार ये लोड है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, दो ठो मतलब इस तरह से एक मेटल प्लेट ऐड करके, या फिर ऐसा मान लो एक ट्रांसमिशन लाइन एक जा रहा है, ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, आई थिंक यू कैन सी माय ड्राइंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसा करके मेटल हम लोग निकाल लेंगे, ऐसा करके एक मेटल हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गया? दैट मीन्स उसको ड्रिल करके ट्रांसमिशन लाइन से एक पाथ हम लोग उसको दे देंगे, वो पाथ देने से क्या अंतर होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। और वो अगर सिंगल अगर एक स्टाफ ऐड करते हैं, स्टाफ मतलब हो गया एक पर्टिकुलर मेटेलिक मतलब इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग स्टाफ बोलते हैं, उसको उसमें ड्रिल करके उसके अंदर सेट कर देना, ये हो गया सिंगल स्टाफ। और उसी तरह से 2 बार हम लोग अगर करेंगे तो उसको हो गया डबल स्टाफ। पहले सिंगल स्टाफ हम लोग देखते हैं,